Hello everyone, this is Jitendra and welcome to JK Online Classes. In this video, we are going to discuss the NCERT solution or question answer of the chapter 7, that is heat transfer in nature. It is the 7th chapter from the class 7 science book. तो जो भी बच्चे क्लास 7 के हैं वो वीडियो के अंत तक जरूर बने रहना बच्चों, और इसीलिए आप इस वीडियो पे भी आए हो ताकि आपको इसका एनसीईआरटी सॉल्यूशन मिल सके। तो बहुत ही आसान शब्दों में इसको यहाँ पे एक्सप्लेन भी किया जाएगा और इस पीडीएफ को आप डाउनलोड भी कर सकते हैं। ओके, तो इसके अलावा जेके ऑनलाइन क्लासेस यूट्यूब पे भी है, फेसबुक पे भी है, इंस्टाग्राम प्रोफाइल भी है, व्हाट्सएप चैनल भी है, गूगल बिजनेस प्रोफाइल भी है, कोरा पे भी है। सभी जगह जेके ऑनलाइन क्लासेस को लाइक फॉलो सब्सक्राइब जरूर करें ताकि लेटेस्ट अपडेट से अपडेटेड रहें और मुझे भी हिम्मत मिलेगा, मुझे भी सपोर्ट मिलेगा कि मेरे बच्चे मेरे साथ जुड़ रहे हैं, तो आप तक मैं और इंटरेक्टिव वे में और अट्रैक्टिव वे में आप तक अपनी स्टडीज को, अपनी क्लासेस को आप तक ला सकूंगा। ऑलराइट, इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी जरूर शेयर कर देना ताकि उनको भी पढ़ाई में हेल्प मिल सके। अपार्ट फ्रॉम इट, अगर आपको ऑनलाइन ट्यूशन चाहिए जेके ऑनलाइन क्लासेस से तो वेबसाइट के माध्यम से या फिर फोन नंबर के माध्यम से संपर्क कर सकते हो, बट ऑल दी सर्विसेज आर पेड। जेके ऑनलाइन क्लासेस से आप ऑनलाइन ट्यूशन ले सकते हो मैथ और साइंस का। ओके, और ये पीडीएफ आप डाउनलोड अगर करना चाहोगे तो डाउनलोड करके भी आप इसे स्टोर करके रख सकते हो, नहीं तो इस वीडियो में आप इसको सुन करके भी याद कर सकते हो, लिखते हुए भी याद कर सकते हो। ओके, तो डाउनलोड करने के लिए इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। फर्दर अगर आपको साइंस का बुक डाउनलोड भी करना है, सॉरी परचेज करना है, तो उसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ओके, उस लिंक की मदद से आप साइंस की बुक को अपने घर पे भी मंगा सकते हैं। ठीक है, आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं रहेगी, एनसीईआरटी का जेन्युइन बुक रहेगा जिससे आप घर पे मंगा सकते हैं। ऑलराइट, तो जिनको आता है उनके लिए रिवीजन और जिनको नहीं आता उनके लिए शुरुआत। ठीक है, जो चैप्टर का क्वेश्चन आंसर हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं, जिसका एनसीईआरटी सॉल्यूशन डिस्कस करने जा रहे हैं, वो है चैप्टर 7 हीट ट्रांसफर इन नेचर। अगर बच्चों इस पीडीएफ का एक खास बात बता दूं कि इसके स्टार्टिंग में वन लाइनर्स दिए हुए हैं। ठीक है, वन लाइनर्स क्या हुए कि वन लाइन में इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को और टॉपिक्स को डिस्कस किया गया है जो कि हम लोग इस चैप्टर में पढ़े हैं। ठीक है, जैसे कंडक्शन के बारे में, कन्वेक्शन के बारे में, कन्वेक्शन के बारे में, रेडिएशन के बारे में, फिर वाटर साइकिल हो गया, इन्फिल्ट्रेशन हो गया, हीट, स्मार्ट हीट इनोवेशन हो गए, क्विक कंसेप्ट रैप की जो हम लोगों ने पढ़ा उसको यहाँ पे फिर एक बार कंसेप्ट रैप किया गया है। ओके, तो ये आपके लिए बहुत ही यूजफुल रहेगा पीडीएफ को अगर आप इसको डाउनलोड कर लेते हो तो। फर्दर हम लोग एनसीईआरटी क्वेश्चंस को यहाँ पे डायरेक्ट डिस्कस करेंगे, तो वी आर डायरेक्टली मूविंग टू द एनसीईआरटी सॉल्यूशंस, जिसमें फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि चूज द करेक्ट ऑप्शन इन ईच केस। हर केस में करेक्ट ऑप्शन को चूज करना है। तो पहला क्वेश्चन है, योर फादर बॉट अ सॉस पैन मेड ऑफ टू डिफरेंट मटेरियल्स ए एंड बी। तुम्हारे पिताजी ने एक सॉस पैन खरीदा जो कि दो अलग अलग मटेरियल्स का बना हुआ है, ए एंड बी, एज शोन इन फिगर 7.14। तो फिगर 7.14 में सॉस पैन दिखाया हुआ है ए और बी। द मटेरियल्स ए एंड बी हैव द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज। अब ये जो मटेरियल है ए और बी, इनका प्रॉपर्टीज है क्या क्या। तो पहला कि बोथ ए एंड बी आर गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट। दोनों ए और बी जो है वो गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट है। बोथ ए एंड बी आर पुअर कंडक्टर्स ऑफ हीट। वो दोनों जो ए और बी है वो दोनों के दोनों पुअर कंडक्टर ऑफ हीट है। तीसरा कि ए इज गुड कंडक्टर एंड बी इज पुअर कंडक्टर ऑफ हीट। ठीक है, ए जो है वो गुड कंडक्टर ऑफ हीट है, वहीं बी जो है वो पुअर कंडक्टर ऑफ हीट है। एंड फोर्थ ऑप्शन इज कि ए इज पुअर कंडक्टर एंड बी इज गुड कंडक्टर ऑफ हीट। फोर्थ ऑप्शन क्या कह रहा है कि ए जो है वो पुअर कंडक्टर ऑफ हीट है और बी जो है वो गुड कंडक्टर ऑफ हीट है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ओके, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सही आंसर बच्चों, कि ए इज अ गुड कंडक्टर एंड बी इज अ पुअर कंडक्टर ऑफ हीट। ए जो है वो गुड कंडक्टर ऑफ हीट है और बी जो है वो प्लास्टिक होगा, नहीं तो कुछ ऐसा मटेरियल का बना होगा जो कि पुअर कंडक्टर ऑफ हीट है। ठीक है, ए क्या है तो ऊपर मेटल का बना हुआ है जिसमें खाना पकेगा, सॉस पैन है जिसमें सॉस गर्म होगा। ओके, तो ए इज गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड बी इज poor conductor of heat. Option number C is the correct answer for our first question. Our second question is says pins are stuck to a metal strip with wax. ठीक है, पिंस को फिक्स किया गया है, स्टिक किया गया है एक मेटल स्ट्रिप में मोम की मदद से, ठीक है, वैक्स की मदद से। एंड अ बर्निंग कैंडल इज केप्ट बिलो द रॉड, और एक जलता हुआ मोमबत्ती उस रॉड के नीचे रखा गया है, एज शोन इन फिगर 7.15, जैसा कि फिगर 7.15 में दिख रहा है। विच ऑफ द फॉलोइंग विल हैपन, तो इनमें से कौन सा इवेंट जो है वो हैपन होगा, कौन सा इवेंट जो है वो घटेगा। तो ऑप्शन, चार ऑप्शन दिए हुए हैं। पहला, ऑल द पिन्स विल फॉल ऑलमोस्ट एट द सेम टाइम, सारा का सारा पिन जो है लगभग एक ही समय पे वो नीचे गिरेगा। दूसरा ऑप्शन दिया हुआ है, पिन्स 1 एंड 2 विल फॉल अर्लियर देन पिन्स 3 एंड 4, कि 1 और 2, पहला और दूसरा पिन जो है वो पहले गिर जाएगा इन कंपैरिजन टू पिन नंबर 3 एंड 4। तीसरा ऑप्शन दिया हुआ है कि पिन्स 1 एंड 2 विल फॉल लेटर देन पिन्स 3 एंड 4। ठीक है, पिन पहला और दूसरा पिन जो है वो बाद में गिरेगा और तीसरा और चौथा पिन जो है वो पहले गिर जाएगा। और चौथा ऑप्शन है कि पिन्स 2 एंड 3 विल फॉल ऑलमोस्ट एट द सेम टाइम। पिन नंबर 2 है और पिन नंबर 3 जो है वो लगभग सेम टाइम पे गिरेगा। तो इस क्वेश्चन का सही जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी।
ओके बच्चों, ऑप्शन नंबर डी जो कि क्या कह रहा है कि पिन्स 2 और 3 विल फॉल ऑलमोस्ट एट द सेम टाइम। पिन नंबर 2 और पिन नंबर 3 जो है, दूसरा नंबर पिन और तीसरा नंबर पिन जो है वो लगभग सेम टाइम पे गिरेगा। और ऐसा क्यों? क्योंकि बर्निंग कैंडल जो जला रहा है वो पिन 2 और 3 के बीच में रखा गया है, तो हीट ट्रांसफर नजदीकी ऑब्जेक्ट के पास पहले पहुंचेगा, तो इसीलिए वो दोनों के बारे में ये कहा जा रहा है कि लगभग सेम टाइम पे गिरेगा। Alright, so it is answer to our second question. Our third question is, a smoke detector is a device that detects smoke and sounds an alarm. एक smoke detector एक डिवाइस है जो कि धुआं को डिटेक्ट करता है और अलार्म को बजाता है। ठीक है, स्मोक डिटेक्टर ये होटलों में, बड़े बड़े ऐसे जगह पे जहाँ पे स्मोक को आग लगने के डर, आग लगने से अगर जो धुआं निकलता है तो इसका पता चल सके, इसलिए वहां पे स्मोक डिटेक्टर लगाया जाता है। सपोज यू आर फिटिंग अ स्मोक डिटेक्टर इन योर रूम, तो बच्चों मान लो कि तुम अपने कमरे में एक स्मोक डिटेक्टर को लगा रहे हो। द मोस्ट सुटेबल प्लेस फॉर दिस डिवाइस विल बी, ठीक है, तो स्मोक डिटेक्टर को लगाने का जो सबसे बढ़िया प्लेस जो है वो कौन सा होगा? तो चार ऑप्शन जो दिए हुए, नियर द फ्लोर, जमीन के पास में, इन द मिडल ऑफ अ वॉल, दीवार के बीच में, ठीक है, चार दीवार है या फिर पांच, जैसा भी कमरा बना हुआ है तो किसी भी दीवार के बीच में, ऑन द सीलिंग, छत के ऊपर में, और ऑप्शन नंबर डी एनीवेयर इन द रूम। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी क्या है कि कमरे में कहीं पे भी, किसी भी कॉर्नर में, एसी के पीछे में, टीवी के पीछे में, वाईफाई के राउटर के बगल में, कहीं पे भी लगाया सकता है। तो इस तरीके से चार ऑप्शन दिए हुए हैं, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, दैट इज ऑन द सीलिंग। ठीक है, छत के ऊपर में। और ऐसा जो है ये सही आंसर क्यों कहा जाएगा इसको? क्योंकि स्मोक जो धुआं होता है वो गर्म होने के बाद वो ऊपर की ओर बढ़ता है। ठीक है, वो गर्म होता है तो आसपास के एयर को भी वो गर्म करता है, तो वो ऊपर की ओर बढ़ते रहता है। तो जब वो स्मोक जो है ऊपर की ओर बढ़ेगा तो वो सीलिंग तक भी पहुंचेगा और आसानी से उसको डिटेक्ट किया जा सकेगा। ठीक है, दैट इज वाई स्मोक डिटेक्टर शुड बी इंस्टॉल्ड, शुड बी फिटेड ऑन द सीलिंग इन एनीवेयर और एनी प्लेस। Alright, so these were the three multiple choice questions, or choose the correct option, and it has been answered. Now we are moving to our second question. These multiple choice questions for the first question. Now we are moving to our second question, and second question says, a shopkeeper serves you cold lassi in a tumbler. ठीक है, एक शॉपकीपर है जो कि तुम्हें एक कोल्ड लस्सी दे रहा है एक टम्बलर में, एक ग्लास में। बाई चांस द टम्बलर हैड ए स्मॉल लीक, ठीक है, किसी भी कारण से उस ग्लास में, उस टम्बलर में एक छोटा सा लीक है, छोटा सा छेद है। ठीक है, छेद होने की वजह से क्या हुआ कि उसमें से वो ठंडी लस्सी जो है वो बाहर निकल रही है। सो यू वर गिवन अनदर टम्बलर बाय द शॉपकीपर टू पुट द लीकी टम्बलर इन इट। अब दुकानदार ने क्या किया कि तुमको एक और टम्बलर दिया, एक और कटोरा, एक और ग्लास दिया, जिसमें तुम उस लीक होने वाले कटोरे को या ग्लास को रख दो। Will this arrangement help to keep the lassi cold for a longer time? Explain. तो ये जो अरेंजमेंट है, क्या तुमको ये अरेंजमेंट लस्सी को ठंडा रखने में मदद करेगा लंबे समय के लिए? और ऐसा करेगा तो फिर क्यों? क्योंकि इसका जो सही आंसर है कि यस, दिस अरेंजमेंट विल हेल्प, कि हाँ ये अरेंजमेंट जो है वो तुम्हारी मदद करेगा। ठीक है, मदद करेगा मतलब कि वो जो टम्बलर है, जो लीकी टम्बलर था, उसको जब दूसरे टम्बलर में रखा जाएगा तो वो लीक जो है वो रुक जाएगा। The air trapped between the two tumblers act as an insulator. ठीक है, अब दोनों टम्बलर, ऐसा कारण क्या है कि दोनों टम्बलर के बीच का जो एयर है वो इंसुलेटर की तरह काम करेगा, काम करेगा। और इंसुलेटर की तरह क्यों? क्योंकि जो एयर है इट इज अ बैड कंडक्टर और पुअर कंडक्टर ऑफ हीट, and slows down the transfer of heat from the surroundings to the lassi. अब बस since air will act as the poor conductor of heat, then it will slow down the transfer of heat from the surrounding to the lassi, कि आसपास का गर्म एटमॉस्फेयर का जो हीट है, सराउंडिंग में जो गर्मी है वो लस्सी तक पहुंचने नहीं देगा, तो इसीलिए वो उसको ठंडा ही रखेगा। Hence it stays cold for longer, इसलिए लस्सी जो है वो ठंडा रहेगा लंबे समय के लिए। Alright बच्चों, so this is the second question explaining how we can keep the lassi colder by placing it the one tumbler into the another tumbler. Here the situation has been given that the first tumbler was a leaky one, but without having any leak in any tumbler, if we put it inside the second tumbler, then the lassi will also will remain cold for a longer time. All right, so it is answer to our second question. Our third question is, okay, our third question is, state with reasons whether the following statements are true or false. ठीक है, कारण के साथ, रीजंस के साथ बताना है कि नीचे जो दिए हुए स्टेटमेंट्स है वो ट्रू है या फिर फॉल्स है। तो इसका पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है? हीट ट्रांसफर टेक्स प्लेस इन सॉलिड्स थ्रू कन्वेक्शन। हीट ट्रांसफर जो है सॉलिड्स में कन्वेक्शन के थ्रू होता है। ठीक है, तो अगर आपने चैप्टर में पढ़ा होगा बच्चों ध्यान से, तो इसको आप एक झटके में आंसर दे दोगे इसका, क्योंकि हीट ट्रांसफर जो है सॉलिड्स में कंडक्शन के थ्रू होता है, ना कि कन्वेक्शन के थ्रू होता है। ऑलराइट, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा कि फॉल्स। ठीक है, ट्रू फॉल्स करना है और रीजन भी बताना है। इसका जो सही आंसर हो जाएगा फॉल्स। इन सॉलिड्स हीट इज ट्रांसफर्ड बाय कंडक्शन नॉट कन्वेक्शन।
सॉलिड्स में हीट जो है वो कंडक्शन की मदद से ट्रांसफर होता है, ना कि कन्वेक्शन की मदद से। Alright, so it is the explanation for our first question. Our second question is heat transfer through convection takes place by the actual movement of particles. कि कन्वेक्शन की मदद से जो हीट ट्रांसफर हो रहा है वो पार्टिकल्स के एक्चुअल मूवमेंट की वजह से हो रहा है। सो इट इज ट्रू। ओके, हीट ट्रांसफर थ्रू कन्वेक्शन की मदद से जो हीट ट्रांसफर हो रहा है वो पार्टिकल्स के एक्शन मूवमेंट, यानी कन्वेक्शन में पार्टिकल्स का भी मूवमेंट इंक्लूड होता है। ओके, कन्वेक्शन में पार्टिकल्स का भी मूवमेंट इंक्लूड होता है। सो इट इज ट्रू। It was answer to our second question of the true false. Our third question is saying areas with clay materials, वही जगह जहां पे clay materials हैं, allow more seepage of water than those with sandy materials. लेकिन वही जगह जहां पे क्ले वाले मटेरियल्स जो हैं वहां पे पानी का रिसाव, ठीक है, सीपेज यानी पानी का रिसाव ऊपर से नीचे की ओर, या फिर पानी क्ले के थ्रू ट्रांसफर ऑफ वाटर फ्रॉम दी थ्रू दी क्ले, ठीक है, क्ले में से वो ज्यादा होता है इन कंपैरिजन टू दी सैंडी मटेरियल्स वेयर द सैंड इज मोर फाउंड। तो ये हमारा स्टेटमेंट कह रहा है, तो लेकिन इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? फॉल्स। ओके, तो सही आंसर हो जाएगा, ट्रू फॉल्स में आंसर देना है तो सही आंसर हो जाएगा फॉल्स। और इसके पीछे का रीजन क्या है, फॉल्स होने का रीजन क्या है? तो क्ले हैज स्मॉलर पोर्स देन सैंड, ठीक है, क्ले क्या हो गया? मिट्टी, गीली मिट्टी जिसको हम लोग कहेंगे, ठीक है, तो उसमें छोटे छोटे छेद होते हैं जिसके थ्रू जो है पानी का सीपेज जो है वो ज्यादा नहीं हो पाता है। तो क्ले हैज स्मॉलर पोर्स देन सैंड, सो सीपेज इज स्लोवर। तो इसीलिए पानी का सीपिंग जो है वो स्लो होता है, पानी का रिसाव जो है मीन्स की द ट्रांसफर ऑफ वाटर थ्रू द क्ले इज स्लोवर इन क्ले थ्रू द क्ले इज स्लोवर इन कंपैरिजन टू द सैंड। ठीक है, अब स्टेटमेंट में क्या कह रहा था कि एरियाज विद क्ले मटेरियल्स, कि वे एरिया जहां पे क्ले मटेरियल्स है वहां पे सीपेज ऑफ वाटर जो है वो ज्यादा है, ठीक है, मोर है इन कंपैरिजन टू सैंडी मटेरियल्स। सो दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स। रीजन क्या है? तो क्ले हैज स्मॉलर पोर्स देन सैंड, सो सीपेज इज स्लोवर। Alright, so it was answer to our third question. Our fourth question is the movement of cooler air from land to sea is called land breeze. ठंडे हवा का बहाव लैंड से सी की ओर, ठीक है, जमीन से समुद्र की ओर, उसी को हम लोग कहते हैं लैंड ब्रीज। सो इट इज ट्रू, ठीक है, कि ठंडा हवा जब जमीन से समुद्र की ओर बहता है तो उसको हम लोग कहते हैं लैंड ब्रीज। वहीं जब ठंडा हवा समुद्र से जमीन की ओर बहता है तो उसको हम लोग कहते हैं सी ब्रीज, ठीक है। और सी ब्रीज जो है मोस्टली दिन के समय में अगर होता है, और लैंड ब्रीज जो है नाइट के टाइम में हैपन होता है। ओके, सो दीज आर द डिफरेंसेस ऑफ द लैंड एंड सी ब्रीज एंड द along with the movement. So these were the four true false which we have discussed right now. Now we are moving to our fourth question. ऑलराइट, अब यहाँ पे हम लोग फोर्थ क्वेश्चन को देखेंगे। क्या कह रहा है फोर्थ क्वेश्चन? कि सम आइस क्यूब्स प्लेस्ड इन अ डिश मेल्ट इनटू वाटर आफ्टर सम टाइम। कुछ बर्फ के टुकड़े रखे हुए एक बर्तन में और वो कुछ समय के बाद गल जा रहा है, पानी का रूप ले रहा है। वेयर डू द आइस क्यूब्स गेट हीट फॉर दिस ट्रांसफॉर्मेशन? उन बर्फ के टुकड़ों को, उन बर्फ के क्यूब को, ठीक है, आइस क्यूब्स को गर्मी कहाँ से मिली कि वो पानी के रूप में बदल गया? ठीक है, हम लोग तो जैसे कि आइस अगर कहीं पे रख दोगे तो वो क्या कुछ देर में पानी बन जाता है बच्चों, तो उसको गर्मी कहाँ से मिल रहा है? तुम तो उसको आग नहीं दिखा रहे हो, उसको किसी आग वाली चीज के ऊपर नहीं रखे, उसको पकाया तो नहीं रहे हो कहीं पे कि वो पानी का रूप ले ले, ठीक है। तो उसी तरीके से उसको गर्मी मिल कहाँ से रहा है कि वो पानी बन जा रहा है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा कि आइस क्यूब्स एब्जॉर्ब हीट फ्रॉम द सराउंडिंग एयर एंड द सरफेस ऑफ द डिश। ठीक है, वो जो बर्फ का क्यूब है, बर्फ का जो गोला है, वो अपने आसपास के हवा से गर्मी ले रहा है, और यहाँ तक कि जिस बर्तन के ऊपर उसको रखा गया है उस बर्तन से भी वो गर्मी ले रहा है, वो आइस क्यूब। विच कॉजेज द आइस टू मेल्ट एंड टर्न इनटू वाटर, जिसकी वजह से आइस जो है वो गल करके पानी का रूप ले ले रहा है। ठीक है, तो अब आगे से इस बात का ध्यान रखना कि अगर तुमने कहीं पे बर्फ रखा है, वो गल गया है, तो ये मत सोचना कि ये बर्फ गल कैसे गया, इतनी जल्दी गल कैसे गया, ये पानी कैसे बन गया। तो तुमने उसे खुले में रख दिया था तो अपने आसपास के माहौल से, अपने सराउंडिंग से उसने हीट लिया, यहाँ तक कि जिस जगह पे भी रखा, मान लो कि अगर फर्श पे रख दिए, ठीक है, तो उस फर्श से भी उसने हीट को एब्जॉर्ब किया, वो गल करके पानी बन गया। सो इट इज द एक्सप्लेनेशन फॉर आवर फोर्थ क्वेश्चन। नाउ वी आर मूविंग टू द फिफ्थ क्वेश्चन व्हिच इज सेइंग अ बर्निंग इंसेक्ट इज फिक्स्ड। ठीक है, एक जलती हुई अगरबत्ती को फिक्स किया गया कहीं पे, पॉइंटिंग डाउनवर्ड्स, अगरबत्ती को नीचे की ओर पॉइंट करके उसको फिक्स किया गया है। In which direction would the smoke from the incense stick move? अब उस अगरबत्ती से जो धुआं उठेगा उस अगरबत्ती से, वो किस डायरेक्शन में जाएगा? शो द मूवमेंट ऑफ स्मोक विथ अ डायग्राम, और डायग्राम भी बनाना रहेगा इसमें कि वो जो धुआं वो किस डायरेक्शन में जाएगा। तो इसको हम लोग एक्सप्लेन करेंगे। पहला तो सिंपल आसान आंसर हो जाएगा कि द स्मोक विल राइज अपवर्ड बिकॉज द हॉट एयर राइजेस ड्यू टू कन्वेक्शन।
ठीक है, तो जो धुआं है वो ऊपर की ओर उठेगा, क्योंकि जो गर्म हवा है वो कन्वेक्शन की मदद से, कन्वेक्शन की वजह से ऊपर की ओर बढ़ेगा। ठीक है, तो ये धुआं का ऊपर बढ़ने का कारण हो जाएगा अगरबत्ती में से निकलता हुआ। अब जो डायग्राम है उसको शो करना है, तो अब उसको कैसे शो कर सकते हो कि इंसेंस स्टिक पॉइंटिंग डाउनवर्ड, मान लो कि यहाँ पे एक अगरबत्ती बना देना बच्चों, और वो अगरबत्ती को डाउनवर्ड की तरफ पॉइंट करके बना देना। ठीक है, इस तरीके से एक अगरबत्ती बना देना और उसको डाउनवर्ड पॉइंट की ओर डाउनवर्ड कर देना, डाउनवर्ड की ओर पॉइंटेड कर देना। एंड एरोज शोइंग स्मोक मूविंग अपवर्ड, और जो स्मोक इसमें से निकलेगा, ठीक है, अगरबत्ती में से क्या निकल रहा है, तो स्मोक निकल रहा है, इसको एरो से यहाँ पे रिप्रेजेंट कर देना। ये जो स्मोक है ये ऊपर की ओर मूव कर रहा है। सो दिस इज हाउ यू कैन रिप्रेजेंट द डायग्राम, एंड द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन विल बिकम कि द स्मोक विल राइज अपवर्ड, धुआं जो है वो ऊपर की ओर उठेगा, बिकॉज हॉट एयर rises due to convection. Alright, so it was answer to our fifth question. Our sixth question is two test tubes with water are heated. ठीक है, दो टेस्ट ट्यूब में पानी लिए गए हैं, उसको गर्म किए गए हैं by a candle flame as shown in figure 7.16. ठीक है, मोमबत्ती की मदद से, मोमबत्ती जलते हुए मोमबत्ती की मदद से दो टेस्ट ट्यूब में पानी लेकर के उसको गर्म किया गया है। अब which thermometers in figure 3.7.616 A and figure 7.16 B, अब दोनों फिगर में देखोगे तो दोनों टेस्ट ट्यूब में थर्मोमीटर फिक्स किए गए हैं। एक तो पूरा बॉटम तक पहुंचाया गया है, लेकिन सरफेस को, टेस्ट ट्यूब के सरफेस को नहीं टच कर रहा है। दूसरा में थर्मोमीटर ऊपर में ही है, लेकिन पानी में इमर्स जरूर है। तो ये पूछ रहा है कि विच थर्मोमीटर्स, कौन सा थर्मोमीटर जो है विल रिकॉर्ड हायर टेम्परेचर एक्सप्लेन, तो कौन से थर्मोमीटर में ज्यादा टेम्परेचर रिकॉर्ड होगा और उसके पीछे का कारण भी बताना है। तो इसका आंसर हो जाएगा कि द थर्मोमीटर इन फिगर 7.6A विल शो अ हायर टेम्परेचर बिकॉज हीट राइजेस। ठीक है, तो थर्मोमीटर जो ऊपर वाला थर्मोमीटर है दैट इज 7.16A, उसमें हायर टेम्परेचर मेजरमेंट होगा, क्योंकि हीट जो है वो ऊपर की ओर उठेगा। ठीक है, अब यहाँ पे दोनों में थर्मोमीटर को तो दिखा दिया गया है बच्चों, अब तुमको ऑब्जर्व क्या करना है इसमें, कैंडल के पोजीशंस को भी। ठीक है, कैंडल्स जो है, कैंडल जो टेस्ट ट्यूब के नीचे जो कैंडल्स लगाए गए हैं उनके पोजीशंस को भी कैसे, तो पहला कैंडल जो है पूरा बॉटम के पास में है, टेस्ट ट्यूब के बॉटम में है, और दूसरा कैंडल जो है वो बॉटम में नहीं है, जबकि थर्मोमीटर क्या है वो पूरे बॉटम के पास में है। तो इसीलिए जो थर्मोमीटर फिगर 7.16A में है वो शो करेगा हायर टेम्परेचर, वो ज्यादा टेम्परेचर शो करेगा, क्योंकि हीट जो है वो ऊपर की ओर उठता है। The water at the top heats up more quickly than at the bottom. ठीक है, तो ऊपर का जो पानी जो है वो ज्यादा जल्दी गर्म होगा इन कंपैरिजन टू ऑफ द बॉटम। यहाँ बॉटम कहा जा रहा है फिगर 7.16B के कंपैरिजन में। ठीक है, 7.16B की कंपैरिजन में, क्यों, क्योंकि यहाँ पे बॉटम के पास कैंडल को नहीं प्लेस किया गया है, यहाँ पे 7.16 में क्या है, बॉटम के पास प्लेस किया गया है। तो जो गर्म पानी है जब ऊपर की ओर बढ़ेगा तो वो थर्मोमीटर को भी टच होगा, उसको फील होगा, तो इसलिए जो थर्मोमीटर है 7.16A में वो ज्यादा टेम्परेचर शो करेगा। ऑलराइट, सो इट इज आंसर टू आवर सिक्स्थ क्वेश्चन। आवर सेवेंथ क्वेश्चन इज why are hollow bricks used to construct the outer walls of houses in hot regions? हॉट रीजन्स यानी गर्म वाली जगह पे खोखली ईंटों का इस्तेमाल क्यों किया जाता है घर बनाने के लिए। ठीक है, और खास करके घरों की बाहरी दीवार को बनाने के लिए, ठीक है, गर्म जगह पे खोखली ईंटों का इस्तेमाल किया जाता है गर्म जगह घरों के बाहरी दीवार को बनाने के लिए। तो इसका जो आंसर हो जाएगा कि हॉलो ब्रिक्स ट्रैप एयर, जो खोखली दीवारें होती हैं वो हवा को अपने बीच में ट्रैप कर देती हैं, विच इज पुअर कंडक्टर ऑफ हीट, एंड एज वी हैव स्टडीड इन दिस चैप्टर, हम लोगों ने चैप्टर में ये पहले ही पढ़ चुका है कि एयर जो होता है वो पुअर कंडक्टर ऑफ हीट होता है, और यही पुअर कंडक्टर ऑफ हीट जो एयर है वो ट्रैप हो जाता है हॉलो ब्रिक्स के अंदर में। दिस reduces the transfer of heat from inside to outside the house, keeping it cooler. अब पुअर कंडक्टर ऑफ हीट होने की वजह से जो गर्मी घर के अंदर में, कमरे के अंदर में बनी हुई है, तो वो हीट जो है बाहर की ओर ट्रांसफर नहीं हो पाता है, और होता भी है तो बहुत ही कम मात्रा में, नेग्लिजिबल मात्रा में, ना की मात्रा में, ना भी नहीं कहेंगे, बहुत ही कम मात्रा में, जिसकी वजह से अंदर की गर्मी अंदर ही बनी रह जाती है। ओके, मान लो कि ऐसा जगह राजस्थान वाले जगह जैसे पे, ठीक है, जहाँ पे बहुत ही गर्म पड़ता है, ठीक है, तो वो क्या है, बहुत गर्म वाला जगह है, तो उन सब जगहों पे क्या किया जाएगा, ऐसी ईंटों का इस्तेमाल किया जाएगा जो कि हॉलो रहेंगी, और हॉलो नहीं रहेंगी तो घास भूसा का इस्तेमाल किया जाएगा, फिर उसको मड से, मिट्टी से या काउडंग से कवर किया जाएगा, ताकि उनके बीच में एयर ट्रैप हो सके, और एयर जो है वो पुअर कंडक्टर ऑफ हीट रहेगा, तो अंदर का गर्मी को वो बाहर की ओर ट्रांसफर नहीं होने देगा, या फिर बाहर की गर्मी को अंदर ट्रांसफर नहीं होने देगा, जिसकी वजह से वो ज्यादा ठंडा रहेगा। ठीक है, अंदर की गर्मी का रहा हूँ, बाहर की गर्मी को अंदर ट्रांसफर नहीं होने देगा, जिसकी वजह से वो घर अंदर से बहुत ही ठंडा भी रहेगा। ऑलराइट, सो इट इज आंसर टू आवर सेवेंथ क्वेश्चन। Our eighth question is, and it is saying, explain how large water bodies prevent extreme temperature in areas
अराउंड देम। एक्सप्लेन करना है कि कैसे लार्ज वाटर बॉडीज, जो बड़े बड़े पानी वाले हिस्से हैं, वो बहुत ज्यादा टेम्परेचर को बचाते हैं, ठीक है, प्रिवेंट करते हैं एक्सट्रीम टेम्परेचर इन एरियाज, आसपास के एरिया में जो उनके पास में है। ठीक है, अब लार्ज वाटर बॉडीज कहने का मतलब रिवर हो गए, बड़े बड़े पॉन्ड्स हो गए, लेक्स हो गए, यहाँ तक कि ओशंस भी हो गए, ठीक है, सीज भी हो गए। तो ये सब क्या है कि अपने आसपास के एरिया में एक्सट्रीम टेम्परेचर, भयानक टेम्परेचर हो सके तो उसको बचाते हैं, उससे बचाते हैं। तो इसका जो आंसर हो जाएगा कि वाटर हीट्स एंड कूल्स मोर स्लोली देन लैंड। ठीक है, पानी जो है वो गर्म भी होता है और ठंडा भी होता है, लेकिन लैंड की तुलना में, यानी जमीन की तुलना में बहुत ही धीरे धीरे। ठीक है, पानी का गर्म होना और ठंडा होना लैंड की तुलना में बहुत ही धीरे से होता है। ड्यूरिंग द डे, दिन के समय में, इट एब्जॉर्ब्स हीट एंड कीप्स द एयर कूल। दिन के समय में क्या होता है कि वाटर जो है वो हीट को एब्जॉर्ब कर लेता है और आसपास के हवा को ठंडा रखता है। एट नाइट इट स्लोली रिलीजेस हीट, और वहीं रात के समय में ये धीरे धीरे हीट को रिलीज करता है, कीपिंग द सराउंडिंग्स वार्मर। तो रात के समय में जब वो धीरे धीरे हीट को रिलीज करता है तो वो आसपास का जो माहौल है, आसपास का जो क्षेत्र है, वो ज्यादा गर्म भी हो जाता है। दिस मॉडरेट टेम्परेचर इन कोस्टल एरियाज, और ये जो है कोस्टल एरियाज में टेम्परेचर को मॉडरेट कर देता है। और मॉडरेट करने का मतलब कि रहने लायक, रहने नुमा। ठीक है, सो दिस इज द आंसर फॉर अवर एट्थ क्वेश्चन, जिसमें था कि लार्ज वाटर बॉडीज जो हैं वो अपने आसपास के टेम्परेचर को प्रिवेंट करके रखते हैं एक्सट्रीम होने से। तो इसके पीछे का कारण क्या कि वाटर जो है लैंड की तुलना में ज़्यादा धीरे धीरे ठंडा भी होता है और गर्म भी होता है। तो दिन के समय में वो हीट एब्जॉर्ब कर लेता है, जिसकी वजह से आसपास का हवा जो है जब एब्जॉर्ब करता है तो आसपास की ठंडा हवा उसको कवर करता है, तो आसपास का हवा जो है वो ठंडा बना रहता है। और वही रात के समय में जब ये हीट को रिलीज करता है तो आसपास का माहौल क्या वो गर्म हो जाता है। तो इस वजह से टेम्परेचर जो है वो मॉडरेट बना रहता है कोस्टल एरियाज में। Alright, so it is the answer to our eighth question. Our ninth question is explain how water seeps through the surface of the earth and gets stored as groundwater. ठीक है, एक्सप्लेन करना है इसमें हमें कि कैसे पानी जो है वो जमीन के अंदर चली जा रही है और एक ग्राउंड वाटर के रूप में स्टोर हो जा रहा है। इसलिए तो हम लोगों ने चैप्टर में इसको जाना है कि इट सीप्स थ्रू दी स्टोन्स, ग्रेवल, सैंड्स एंड गेट कलेक्टेड एट द अंडर द लेयर ऑफ सॉइल्स, जिसे हम लोग एक्वीफर्स कहते हैं। ठीक, तो ऑल राइट, तो वही इसमें एक्सप्लेन करना है कि कैसे पानी जो है वो अर्थ के सरफेस के अंदर जाता है और ग्राउंड वाटर में स्टोर हो जाता है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा कि रेन वाटर सीप्स थ्रू सॉइल एंड रॉक्स ड्यू टू ग्रेविटी। रेन वाटर जो है वो मिट्टी और कंकड़ के बीचों में से, उनके बीच में प्रेजेंट जो है उनके बीच में जो प्रेजेंट ओपनिंग्स है उसमें से सीप होते हुए ग्रेविटी की मदद से वो नीचे चला जाता है। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड इनफिल्ट्रेशन, और इस प्रोसेस को ही इनफिल्ट्रेशन कहा जाता है। द वाटर गेट्स स्टोर्ड इन द स्पेसेस बिटवीन पार्टिकल्स। पानी जो है वो स्टोर हो जाता है उन्हीं पार्टिकल्स के बीच में। ठीक है, उन पार्टिकल्स के बीच में जो स्पेस बने हुए तो उन्हीं के बीच में वो स्टोर हो जाता है। फॉर्मिंग ग्राउंड वाटर इन अंडरग्राउंड लेयर्स कॉल्ड एक्वीफर्स, जिसकी वजह से एक अंडर ग्राउंड लेयर में एक ग्राउंड वाटर बन जाता है, और उस जगह पे जहां पे वो ग्राउंड वाटर स्टोर हो जा रहा है उसे वो कहा जाता है एक्वीफर्स। पहला, तो इसमें तो दो प्रोसेस में एक्सप्लेन किया गया। पहला तो इनफिल्ट्रेशन, जिसमें क्या है कि द रेन वाटर और द वाटर प्रेजेंट अबव द surface of the earth seeps through the soils and rocks into the earth due to gravity, and this process is called infiltration. This water gets stored in the spaces between particles, forming groundwater in underground layer called aquifers. All right, so it is answer to our ninth question. Our 10th question is the water cycle helps in the redistribution and replenishment of water on the earth. वाटर साइकिल की मदद से पानी का रिडिस्ट्रीब्यूशन होता है और पुनर्जीव भी होता है। ठीक है, पुनर्जीवन भी होता है। ठीक है, रिप्लेसमेंट होती है, जहां पानी खत्म हो गए तो वहां पे फिर से पानी भी आ जाता है। तो जस्टिफाई द स्टेटमेंट, इस स्टेटमेंट को जस्टिफाई करना है। और लेट्स, इसका आंसर क्या कह रहा है यहाँ पे कि द सन हीट्स वाटर फ्रॉम ओशंस, रिवर्स एटसेट्रा, कॉजिंग इवापोरेशन। अब क्या है कि सन जो है वो गर्म करता है पानी को महासागर से, फिर रिवर से, नदियों से, जिसकी वजह से इवापोरेशन भी होते हैं। ठीक है, अब सूरज से तो गर्मी मिल रहा है उन सबको, और उस गर्मी की वजह से क्या है कि अपर लेयर पे जो वाटर प्रेजेंट है उसमें से इवापोरेशन भी हो रहा है। वाटर वेपर फॉर्म क्लाउड। अब इन वाटर वेपर क्या ऊपर जाकर के बादल बना ले रहे हैं, विच लैटर कंडेंस एंड फॉल एज रेन प्रेसिपिटेशन। ठीक है, वो बादल बन करके ऊपर जाकर के कंडेंस हो जा रहे हैं, सॉलिड फॉर्म में आ रहे हैं धीरे धीरे, जो कि क्लाउड बनने की वजह से फिर ठंडा होते हैं और फिर बारिश के रूप में, जिसे प्रेसिपिटेशन कहते हैं, बारिश के रूप में वो धरती पे भी आ जा रहा है। दिस रेन रिफिल्स लेक्स, रिवर्स, लेक्स एंड अंडरग्राउंड वाटर, कंप्लीटिंग द साइकिल। अब यही पानी जब बरस रहा है तो ये फिर नदियों में, तालाबों में, झीलों में, और यहाँ तक कि रेन वाटर जो है अंडरग्राउंड वाटर एक्वीफर्स में जो जाकर के कलेक्ट हो रहे हैं ग्राउंड के विद इन द ग्राउंड। तो क्या उस तरीके से फिर वाटर साइकिल को ये कंप्लीट कर दे रहे हैं रेन वाटर में।
दस द वाटर साइकिल रीडिस्ट्रीब्यूट्स एंड रिप्लेनिशेस वाटर नेचुरली। तो इस तरीके से वाटर साइकिल जो है ये पानी के रिडिस्ट्रीब्यूट करता है और रिप्लेनिश करता है नेचुरल वे में, ठीक है, इसमें कोई मैन के द्वारा कोई एफर्ट नहीं लगाया जाता है। So, यही आंसर को यहाँ पे जस्टिफाई किया है कि हाउ द वाटर साइकिल हेल्प्स इन रीडिस्ट्रीब्यूशन एंड replenishment of water on the earth. So first of all, it starts with the evaporation of the water from the ocean, river, lakes, ponds. Then due to this evaporation, the vapors which are formed, these vapors are get condensed in the form of clouds, which then later falls on the earth in the form of rain, जिसे हम लोग precipitation कहते हैं। एंड दिस इवापोरेशन कैन ऑल्सो अकर फ्रॉम द प्लांट्स ऑल्सो, ठीक है, ये पौधों में से भी होता है। द रेन विच कम्स टू द अर्थ नाउ इज गेटिंग टू इट्स सोर्सेस लाइक रिवर्स, लेक्स एंड अंडरग्राउंड वाटर, एंड इट completes the cycle. Therefore, and this is how the water cycle is helping in redistributing and replenishing the water naturally. ऑलराइट बच्चों, तो ये 10 क्वेश्चन आंसर यहाँ पे एंड होता है एनसीईआरटी सॉल्यूशन चैप्टर 7 हीट ट्रांसफर इन नेचर का। ओके, तो क्वेश्चन चैप्टर का एक्सप्लेनेशन पहले ही चैनल पे अपलोडेड है, अगर आपने उसको नहीं देखा है तो उसको पहले जाकर के देख लेना, ठीक है। तो अगर बाद में भी देख सकते हो, लेकिन बहुत यूजफुल रहेगा अगर वो चैप्टर को भी पढ़ लेते हो तो, ठीक है। उसमें भी बहुत सारे इंपॉर्टेंट टर्म्स को, बहुत सारे सेंटेंसेस को, ठीक है, उसमें कि एग्जाम के समय में जब रीड करने बैठते हो तो सेंटेंसेस हार्ड लगते हैं, तो उन सेंटेंसेस को भी आसान शब्दों में वहाँ पे एक्सप्लेन किया गया है। तो जितना ज्यादा जाने रहोगे उतना अच्छा सेंटेंस तुम फॉर्म कर पाओगे। ऑलराइट, सो दिस इज द एंड ऑफ द क्वेश्चन आंसर डिस्कशन और एनसीईआरटी सॉल्यूशन ऑफ द चैप्टर 7 हीट ट्रांसफर इन नेचर। अपार्ट फ्रॉम इट, जेके ऑनलाइन क्लासेस से अगर तुम ऑनलाइन ट्यूशन लेना चाहते हो मैथ और साइंस से रिलेटेड, तो जेके ऑनलाइन क्लासेस से फोन नंबर के माध्यम से या फिर वेबसाइट के माध्यम से संपर्क कर सकते हो, बट ऑल दी सर्विसेज आर पेड। इसके लिए पैसा देना पड़ सकता है बच्चों, और देना पड़ सकता है कि सारे कोचिंग सर्विसेज तो ऐसे ही चलते हैं, सब पैकेज के रूप में हो सकता है। उनका तो 10-10, 20-20 का बैच चलता है, यहाँ तो अभी स्टार्ट हो रहा है तो 1 बाय 1 ही रहेगा, ठीक है। और अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को भी वीडियो पे यहाँ पे अगर तो यहाँ तक अगर वीडियो बने हुए तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना, शेयर कर देना अपने दोस्तों के साथ भी, ताकि उनको भी पढ़ाई में मिल सके। और अगर तुमने वीडियो को अभी तक चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना, उससे मुझे भी सपोर्ट मिलेगा। और अब तक इन कोर्सेज को, इन स्टडी मटेरियल्स को अब तक इंटरेक्टिव वे में लाने के लिए प्रोत्साहन भी मिलेगा। राइट, अपार्ट फ्रॉम इट जेके क्लासेस यूट्यूब पे भी है, फेसबुक पे भी है, इंस्टाग्राम प्रोफाइल भी है, व्हाट्सएप चैनल भी है, क्वोरा पे भी है। सभी जगह इसे लाइक फॉलो सब्सक्राइब जरूर करें ताकि लेटेस्ट अपडेट से अपडेटेड रहे। या फिर बच्चों आप मुझे ट्विटर पे भी फॉलो कर सकते हो। ओके, और ये पीडीएफ डाउनलोड करने के लिए इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, इसको डाउनलोड करके आप अपने पास रख भी सकते हो, इसको आप जरूरत पड़ने पे इसे पढ़ भी सकते हो, ठीक है। और एनसीईआरटी बुक, हाँ, अगर एनसीईआरटी बुक को भी अगर आपके पास नहीं है, उसे खरीदना चाहते हो तो आप उसे ऑनलाइन ऑर्डर कर सकते हो, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ठीक है। आप उसे घर बैठे मंगा सकते हो अपने पास में। ओके, तो जिनको आता है उनके रिवीजन और जिनको नहीं आता उनके लिए शुरुआत। तब तक के लिए कीप सब्सक्राइबिंग, कीप सपोर्टिंग, कीप लविंग एंड कीप लर्निंग। थैंक यू।